हमने डिस्कस किया था पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि जो पहले के टाइम में अ, जब कंप्यूटर स्लो होते थे तो प्रोग्राम्स को डिफरेंट यूजर प्रोग्राम्स को पैचेस के फॉर्म में पास करते थे, पंच कार्ड और जो डिवाइसेस होती थी, और सॉफ्टवेयर यूज होता था मॉनिटर्स, रेजिस्टेंट मॉनिटर्स। उसके बाद है हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडो एनटी, जिसमें कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को एक सेंट्रलाइज प्लेस से सारे यूजर्स को शेयर कराया जाता है, और यूजर्स को एक सर्टेन टाइम, बैच प्रोसेसिंग में सर्टेन टाइम, डेफिनेट टाइम, फिक्स इक्वल टाइम प्रोवाइड किया जाता है, और उस टाइम में यूजर को अपना टास्क परफॉर्म करना होता है। और उस टाइम में मतलब कि टाइम सर्कुलेशन वे में होता है। यानी अगर 5 यूजर हैं तो एक यूजर को कुछ टाइम मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, फिर वापस घूम के साइकिल आएगी तो फिर पहले यूजर को टाइम मिलेगा। तो ये था हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैंने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल मैनी प्रोग्राम्स simultaneously inside the main memory, and multi-programming operating system is very much common nowadays and earlier also. Even nowadays every system supports multi-programming। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आज नहीं होता तो इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू डू मैनी मोर थिंग्स। और वेरी सिंपल वे में हम कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, कुछ फॉरग्राउंड में चलते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग रिफर्स फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ मैनी यूजर्स और सिंगल यूजर्स, इट डजेंट मैटर। मल्टी यूजर्स के प्रोग्राम्स या सिंगल यूजर्स के या डिफरेंट यूजर्स के, सभी के प्रोग्राम मेन मेमोरी में होते हैं साइमल्टेनियसली। और इवन ये चीज तो तुम जानते ही हो कि जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर्स में रन कर रहे होते हैं, सभी प्रोग्राम मेन मेमोरी में होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम बड़ा है या मेन मेमोरी हमारी इनकैपेबल है सभी प्रोग्राम को होल्ड करने में, तो उस प्रोग्राम का जितना पार्ट मेन मेमोरी में रहेगा उतना एग्जीक्यूट होगा, और बाकी का पार्ट सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा, एंड इट विल बी डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह मैनेज करता है कि जितना रिक्वायर्ड है, जितना प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, उतना मेन मेमोरी में रहेगा, बाकी सेकेंडरी मेमोरी में। और जब प्रोसेस हो जाएगा जो मेन मेमोरी में है, तो वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा आउटपुट, और सेकेंडरी मेमोरी से जो अनप्रोसेस्ड प्रोग्राम है वो वापस मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी। ऑब्वियसली कि जब प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं तो दे मस्ट रिजाइड इन द मेन मेमोरी, एज वी नो। लेकिन अगर मेन मेमोरी में कंप्लीट प्रोग्राम नहीं आ पाता है या कुछ प्रोग्राम नहीं आ पाते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लाए जाएंगे और वो सीपीयू के थ्रू रन होंगे। और जो हमारा बैच प्रोसेसिंग, सॉरी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी यही है कि सभी यूजर्स के प्रोग्राम मेन मेमोरी में एक साथ रहते हैं। क्योंकि अगर हम बैच प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग है, बैच प्रोसेसिंग। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया कि किस
प्रोग्राम को कितनी देर हमें चलाना है और बस दूसरे प्रोग्राम को कब से हैंडल करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ओएस। लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक यूजर को, हर एक प्रोग्राम को सर्टेन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, उतनी ड्यूरेशन के लिए वो प्रोग्राम रन होगा। ये मेन डिफरेंस ये है मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोसेसिंग। तो जो भी बैच प्रोसेसिंग है वो भी एक मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं कि बैच प्रोसेसिंग हो। बैच प्रोसेसिंग मतलब बैचेस के फॉर्म में डिवाइड करके और प्रोग्राम को चलाया जाता है। तो रीड आउट दिस स्लाइड। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या फीचर है कि एक ही सीपीयू मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा है। इस चीज पे गौर करना है हम लोगों को। सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम चलता है आज के टाइम, जो भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हम मोबाइल में एक साथ बहुत सारे टास्क एक साथ, ठीक है, वैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग टास्क करना डिफरेंट चीज है, लेकिन एक साथ एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हम गाने सुन रहे होते हैं, कोई चीज कॉपी को लगाए हुए होते हैं, कोई डाउनलोडिंग हो रही है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो एग्जेट्रा एग्जेट्रा। लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम रन करेगा। कैसे? क्योंकि सीपीयू तो एक बार में एक ही प्रोग्राम को हैंडल करेगा ना, लेकिन सीपीयू की जो स्विचिंग है वो इतनी फास्ट होती है, सीपीयू की स्विचिंग, कि यूजर को ये लगता है कि सभी के प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। तो दिस इज द मेन थिंग रिगार्डिंग द मल्टी प्रोग्रामिंग। और सीपीयू हमारा डिफरेंट, अब मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने बताया कि केवल एक प्रोसेसर। एक सिचुएशन और होती है कि जब मल्टीपल प्रोसेसर्स भी किसी सिस्टम में होते हैं, जितने भी एडवांस सिस्टम हैं, मेन फ्रेम सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, वो भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। लेकिन उसमें अंतर ये है कि अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं तो हम उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और जो सिंपल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो है हमारे सिंगल प्रोसेसर के लिए। तो एक से ज्यादा प्रोसेसर्स अगर हैं तो मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो है मल्टी प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड दिस विल बी सपोर्टेड बाय every advanced computer. Read out this slide. कहाँ चलना है अब? कहाँ चलना है? कुछ टर्म ऐसा है कि जो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें हार्डवेयर इंटरप्ट टर्म आ रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ट राइट नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द इंटरप्ट। This is simple nature of multi-programming system. So this figure shows the main memory, जिसमें हमारे टारगेट प्रोग्राम पड़ा है, एम एस वर्ड, गेम कंपाइलर, जॉब एक्स, जॉब वाई। जॉब मतलब प्रोग्राम। तो ये ऑल द प्रोग्राम्स आर रनिंग बाय सिंगल प्रोसेसर एंड दे आर रिजाइडिंग इनसाइड द मेन मेमोरी। Now we can have the next kind of operating system, the multitasking operating system.
तो मल्टीटास्किंग जो है उसमें अंतर केवल ये है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ही है, बट क्योंकि एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक बार में एक ही यूजर वर्क कर पाएगा, एक बार में एक ही यूजर वर्क करेगा। जैसे हम नॉर्मल विंडोज में वर्क करते हैं, तो वी एज ए सिंगल यूजर आर वर्किंग ऑन दिस। लेकिन यूनिक्स क्या है हमारा? यूनिक्स में जो मल्टी यूजर सिस्टम है, यूनिक्स लाइनिक्स, इट इज मल्टी यूजर सिस्टम परफॉर्मिंग द मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिसमें जो सिंगल यूजर के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। रीड आउट दिस स्लाइड, सी दिस केयरफुली। So multitasking is basically the multi-programming system applicable for a single user. Then we have the multi-user operating system. तो मल्टी यूजर जैसे कि नाम से क्लियर है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। जैसे हमारा टाइम शेयर्ड सिस्टम हो गया, तो टाइम शेयर्ड भी हमारा मल्टी यूजर है, क्योंकि उसमें मल्टीपल यूजर्स दे आर शेयरिंग द कंप्यूटर। तो जो भी सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स एक साथ, दैट इज द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स लाइनिक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। Modern version of the Windows, they allow the multi-user operating simultaneously. Next, we have the multi-processor system. As I told you recently, multi-processor system means the computer system having multiple processors, multiple processors. और ये हमारे एडवांस कंप्यूटर्स में होते हैं, जैसे एडवांस सर्वर्स हो गए, मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर। तो जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली बनते हैं, और जो भी एडवांस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस सिस्टम होते हैं, दे आर द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स जनरली जो टास्क करते हैं वो पैरेलल में होता है। तो इस स्लाइड को रीड कर लो। Then come to real time operating system. So it's the important operating system. So first we need to understand what is the real time system. तो बेसिकली कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें हमारा जो रिस्पांस टाइम है, यानी वर्किंग टाइम, रिस्पांस टाइम का मतलब ये है कि सिस्टम कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हमारे लिए मैटर करता है। मतलब ये है, इस स्लाइड को पहले रीड कर लो। जो ये यहाँ लिखा है कि दे हैव द वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब कि जो सिस्टम है उसी टाइम के अंदर परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं हमारी, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, फैक्ट्री फ्लोर, और थर्मल पावर स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग। तो ये जो सिस्टम है ये एक फिक्स टाइम के अंदर मीट होना चाहिए। इससे दे आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनसे मतलब ये होता है, जैसे सपोज रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, तो जिस टाइम के अंदर रॉकेट लॉन्च होना चाहिए और अपनी ऑर्बिट में पहुंचना चाहिए, उसका टाइम सर्टेन है। ऐसा नहीं कि आज तुमने रॉकेट लॉन्च किया और वो कल या परसों पहुंचे, मतलब कभी भी पहुंचा, दैट डजंट मैटर, लेकिन जो स्पेसिफाइड टाइम है उसी टाइम पे पहुंचना चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह हैं कि जब जितने टाइम में उनको रिएक्ट करना है वो उसी टाइम में परफॉर्म होंगे। रेलवे रिजर्वेशन है तो उसका भी एक सर्टेन टाइम है कि तुम इतने मिनट में अपना रिजर्वेशन परफॉर्म कर लोगे। नहीं होगा तो क्या है, दोबारा से होगा। तो दोबारा से होने में कुछ सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि अगर दोबारा से परफॉर्म किया गया टास्क तो वो फीजेबल नहीं होता है, बहुत कॉस्टली होता है। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग, अगर एक बार अपनी ऑर्बिट में नहीं वो लॉन्च हो पाया तो a lot of money will be wasted. तो वर्स्ट केस रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन, जो इस तरह के सिस्टम हैं, दे कम्स अंडर द रियल टाइम सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देम आर कॉल्ड एज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फैक्ट्री फ्लोर्स है या फैक्ट्री में वर्किंग हो रही, तो फैक्ट्री में तुमने देखा होगा, यू आर हैविंग द आइडिया कि जब फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कई प्रोसेस से गुजरता है। तो हर एक प्रोसेस का एक फिक्स टाइम होता है। सपोज करो जैसे स्कूटर है, ट्रॉली से गुजर रहा है, तो स्कूटर में क्या है कि एक सेटअप, मतलब कि एक मशीनरी कोई एक सर्टेन पार्ट को लगा रहा है, जैसे सीट लगा रहा है, दूसरी मशीनरी लाइट फिट कर रही है आगे जाके। लेकिन अगर टाइम मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पूरा प्रोसेस रोकना पड़ेगा। तो दे आर द रियल टाइम सिस्टम। और इन सिस्टम्स के लिए जो कंप्यूटर और ओएस यूज होते हैं, दे आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रीड आउट दिस स्लाइड, इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एयरलाइन रिजर्वेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एम्बेडेड सिस्टम, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम। जैसे मेडिकल इमेजिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा वो एक्सरे जब हम परफॉर्म करवाते हैं, तो एक्सरे में क्या है कि अगर जितने सर्टेन टाइम के लिए वो रेज पड़ती हैं बॉडी पे या किसी पार्ट पे, वो अगर उस टाइम के ड्यूरेशन में नहीं पड़ेंगी तो तुम्हारा एक्सरे आएगा ही नहीं। इसी तरह सारे जो सिस्टम हैं कि जो टाइम बाउंड हैं, जिनके फिक्स टाइम हैं, वो हमारे रियल टाइम सिस्टम के अंदर आते हैं। अब रियल टाइम सिस्टम क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ओएस एंड सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जहां पर अगर सिस्टम तुम्हारा उस टाइम के अंदर मीट नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसास्टर्स होगा। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें कि हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीन वो न्यूट्रॉन्स आते हैं और उनको रोक के केवल एक न्यूट्रॉन को आगे बॉम्बार्डमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर न्यूट्रॉन्स कंट्रोल नहीं होंगे तो रिएक्टर क्या है, क्या होगा, अगर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर टाइमली नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट या बस्ट हो सकता है। और दूसरा जैसे है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग, तो वो अगर अपने फिक्स टाइम में अपनी ऑर्बिट पे नहीं फिक्स हो पाएगा तो क्या होगा कि जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए वेस्ट हुए हैं, मतलब उसमें यूज हुए हैं, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, जो कि हमारे अगर उस टाइम पर मीट नहीं हुए तो ये एक डिसास्टर्स सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इसमें ये है कि अगर सिस्टम उस टाइम पर मीट नहीं हुआ तो उसको फिर से करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, अगर 5 मिनट टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट में तुम नहीं रिजर्वेशन कर पाते तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे 5 मिनट वेस्ट होंगे और पैसे जो कटे होंगे वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे फैक्ट्री फ्लोर का बताया मैंने कि जैसे ट्रॉलीज आती हैं, एक
प्रोडक्ट है, एक आइटम को अलग अलग मशीनरी वर्क करती है, वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा? मे बी के फैक्ट्री कोई मशीनरी गड़बड़ हो सकती है। तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में यही अंतर है। तो हार्ड रियल टाइम को पढ़ लो। जो हमारा क्रिटिकल टाइम है, जैसे मैंने बताया अभी, कि स्पेसिफाइड टाइम पर मीट होना चाहिए, अदरवाइज ये डिसास्टर्स हो सकता है। जो कि एग्जाम्पल है इसके, रॉकेट लॉन्चिंग है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, और फैक्ट्री फ्लोर्स है, इस तरह के जो। दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि अगर ये फिक्स टाइम के अंदर नहीं मीट होते हैं तो डिसास्टर सिचुएशन नहीं होगी, थोड़ा बहुत लॉस होगा, और दे कैन बी परफॉर्म लेटर ऑन, बाद में भी इनको परफॉर्म किया जा सकता है। बस थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आदमी का, और किसी किसी में थोड़ा बहुत मनी वेस्ट होगा। उसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ चुके हो तुम, डीसीसीएन पढ़ चुके हो, तो कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? कौन बताएगा कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन? किसी को नहीं मालूम पूरे इतने स्टूडेंट में कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, आइदर विद वायर और वायरलेस और वाईफाई, और वायर की हेल्प से या विदाउट वायर, इफ टू और मोर computing devices. Computing devices का मतलब not only the computer, if they are having a capability of computation, communication. फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर को एक मोबाइल से हमने अटैच कर दिया, इट बिकम्स ए कंप्यूटर नेटवर्क, कनेक्टिंग डिफरेंट मोबाइल, द कंप्यूटर नेटवर्क। लैन केबल से लैब के डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना, इट इज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस। तो अब इसमें क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, कि ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड या मास्टर स्लेव। दूसरा है पीयर टू पीयर। कौन? बुला दो, बुला दो। हाँ थोड़ा ये, हम्म, इसको, इस स्लाइड को पढ़ लो। हाँ बताओ। इस आज के वो, अच्छा जा रहे हो अभी? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। बीच बीच में क्या है, कुछ ऑफिशियल काम भी लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी 5 मिनट बाद
ये टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट ख़त्म होने वाली हो, तो 5 मिनट और चल जाएगा अपना ये क्लास। उसके बाद हम 7-8 मिनट का गैप करके फिर दूसरी क्लास रखेंगे। तो इस स्लाइड को पढ़ लो। इसमें नेटवर्क में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होंगे उनके सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। मतलब हर एक कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और यूजर्स को पता होगा कि कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से का मतलब कि यूजर के पास पूरी लिस्ट होगी कि कंप्यूटर की आईपी एड्रेस की। नेटवर्क में क्या है कि अगर कंप्यूटर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या लोकल होस्ट हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करके कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये क्या है कि हमारे नेटवर्क के लिए, जैसे कि जानते हो, अगर लैन वगैरह से हम किसी भी मीन से हम दो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो इनमें हमें ये जरूरत होगी वो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, लो लेवल सॉफ्टवेयर। ये एक्चुअली बेसिकली है फॉर लैन के लिए, लैन मैन। और अगर हम वायरलेस के थ्रू जैसे कम्युनिकेट करते हैं, पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम पे कि जिन कंप्यूटर्स में हमें नेट या कम्युनिकेशन कराना होता था तो उसके लिए लैन कार्ड अलग से आता था, जो कि उसमें पीछे सॉकेट होता था, बड़ा सा स्लॉट, और उसमें फिक्स हो जाता था लैन कार्ड। हर एक कंप्यूटर में नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं होती थी क्योंकि लैन कार्ड कॉस्टली आता था। नाउअडेज हर कंप्यूटर में तुम्हारे बिल्ट इन नेट कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, ड्राइवर, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्ट इन आ रहा है। वाईफाई, ब्लूटूथ। हमारे टाइम में क्या है कि वाईफाई, ब्लूटूथ और ये वायरलेस वगैरह कुछ था नहीं। अगर हमें कम्युनिकेट कराना है, नेटवर्किंग कराना है, तो ओनली लैन केबल वॉज पॉसिबल, ओनली दिस मीन्स वॉज पॉसिबल। दूसरा जो कम्युनिकेशन है हमारा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ network computers where we are having the communication with each other. अब इसमें हमारे जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला है क्लाइंट सर्वर, दूसरा पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर में क्या है कि जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनमें से एक कंप्यूटर होता है हमारा सर्वर। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर द क्लाइंट। जैसे हम अगर किसी की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वी आर यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके सर्वर्स को एक्सेस करते हैं बेसिकली। और सर्वर्स को जब हम एक्सेस करते हैं तो जिस यूजर के पास जितनी अथॉरिटी होगी वो उतना ही पार्ट सर्वर का एक्सेस कर पाएगा। अगर हमें दूसरे यूजर्स को भी कम्युनिकेट करना है तो भी वो सर्वर के ही थ्रू होगा। क्लाइंट सर्वर के इस मॉडल में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और सर्वर विल अलाउ अस टू कम्युनिकेट। और इसमें पोर्ट वगैरह का जो कंसेप्ट होता है वो तुम लोग पहले से ही जानते हो, तो पढ़ा हुआ है। दूसरा पीयर टू पीयर है। तो पीयर टू पीयर में क्या है कि कोई क्लाइंट नहीं, कोई सर्वर नहीं, और ये सब सिस्टम इक्विवेलेंट होते हैं। हम किसी को भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेनली क्या होता है कि अ, जो हमारा टास्क है वो क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है और सारे कंप्यूटर मिलके, सारे या एक एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर मिलके उस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि हमारा कोई क्लाइंट, कोई सर्वर नहीं होता है। और ये दो तरह से हो सकता है कि एक तो क्या है कि हर एक कंप्यूटर या हर एक प्रोसेसर की अपनी खुद की मेमोरी होगी और जो कॉमन मेमोरी होगी वो शेयर्ड होगी। दूसरा केस ये है कि किसी भी कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी नहीं होगी, केवल शेयर्ड मेमोरी होगी।
तो इस स्लाइड को पहले रीड कर लो। इसमें जो जॉब है यानी जो बड़ा सा टास्क है वो सभी कंप्यूटर्स पे या मोस्टली कंप्यूटर्स पे शेयर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो रिसोर्सेस हैं हमारे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी कंप्यूटर पे हो सकता है हार्ड डिस्क हो, किसी पे ना हो, किसी पे प्रिंटर हो, किसी पे स्कैनर हो, किसी पे कुछ हो, कुछ सिस्टम के मतलब सारी फैसिलिटी सारे सिस्टम पे नहीं होंगी, लेकिन जो टास्क परफॉर्म होगा वो सभी कंप्यूटर मिलके करेंगे, जिससे यूजर को ये पता नहीं होता कि फिजिकल एग्जिस्टेंस का कि कितने कंप्यूटर हैं और कौन कंप्यूटर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सारे कंप्यूटर टीम वर्क की तरह यूजर के टास्क को परफॉर्म कर देते हैं। और यहाँ भी सारे कंप्यूटर हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। ये जो रिमोट रिसोर्सेज की बात आती है, तो कंप्यूटर पे हम तो अपने सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वी कैन सबमिट टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमें वो टास्क मतलब सारे सिस्टम मिलके हमें वो टास्क परफॉर्म करके दे देते हैं। ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। ओके, सो send me the attendance. 30 participants are there.